वंदे मातरम। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा। 26 नवंबर 2008 यानी मुंबई पर आत्मघाती हमला। बेशक इस तारीख और इस दिल दहला देने वाले हमले को 12 साल बीत गए हों, लेकिन आज भी ये तारीख न केवल मुंबई के लोगों बल्कि देश के लोगों के जहन में भी है। 60 घंटों में गोलियों की गड़गड़ाहट के अलावा लोगों को और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या कुछ हुआ उस दिन, किस तरीके से लोगों को इस खौफनाक मंजर से बाहर निकाला गया, देखिए इस खास प्रोग्राम में। खौफ का एक ऐसा सच जो मुंबई के लोगों के जहन में जिंदगी भर याद रहेगा। भले ही सालों और दशकों बीत जाए, लेकिन 26/11 हमले की तस्वीर मुंबई के लोगों को डराती रहेगी। जब 26 नवंबर साल 2008 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मिलकर मुंबई को खून से रंग डाला था और मुंबई में पूरे 60 घंटे में सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरी मुंबई गूंजती रही। होटल ताज से लेकर होटल रैन तक और नरीमन हाउस से लेकर मुंबई की सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भले ही आज मुंबई आतंकी हमले के 12 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन वो खौफ आज भी मुंबई के साथ देश के लोगों के दिलों में जिंदा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक इस घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से 12 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हालांकि हमले में शामिल 9 आतंकवादियों को मार दिया गया था और एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसको बाद में कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। जिस वक्त मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उस समय मुंबई का माहौल कैसा था, साथ ही मुंबई के लोगों के अंदर किस तरह का खौफ था। आइए आपको सुनाते हैं कि फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा उस वक्त मुंबई का माहौल कैसा था, साथ ही मुंबई के लोगों के अंदर किस तरह का खौफ था। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि वो खौफनाक मंजर आज भी जब वो याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। आज 26/11 है, वो दिन हमको याद है। मैं रात में शूटिंग कर रहे थे हम लोग मड में, और रात भर पैकअप भी हो गया, शूटिंग बंद हो गई, और उसके बाद किस तरह से हमने वो रात काटी वो मुझे आज भी याद है। और उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ, उसमें जो मारे गए उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक बार हम सबको दोबारा से सोचने समझने का समय या याद दिलाने की ये तारीख है कि ऐसे राक्षसी ताकतों से हमने कैसे बचना है आगे के लिए भी, क्योंकि जब तक इंसानियत है राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहेंगे। उन राक्षसों से हमको कैसे निपटना है, कैसे उनसे मुकाबला करना है, कैसे उनसे बचना है, वो सब तौर तरीके हमें एक बार पुनः सोचने चाहिए। और उन सबको सोचने या याद दिलाने के लिए आज 26/11 है कि हम दोबारा मानसिक रूप से तैयार रहें। इस तरह के लोग किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए समाज में अगर वो आएँ तो हम कैसे उससे निपटें। इस तारीख को हम सब ने इसी तरह से याद करके, उन शहीदों को प्रणाम करके याद रखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। धन्यवाद। जब भी 26/11 तारीख आती है, देश पर जान देने वाले, शहीद होने वाले उन सिपाहियों की याद ताजा हो जाती है। 26/11 को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया था, उसमें शहीद होने वालों को हमेशा श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं उन तमाम लोग जितने पुलिस अफसरान, जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं, मैं उनके परिवार को, उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि करते हुए उनको याद करता हूं। उनकी मर्दानगी को सलूट करता हूं, जिन्होंने उन आतंकवादियों से लड़ते हुए जो शहीद हो गए, जिन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा रखा। इसमें जिन लोगों को भी हानि पहुंची, क्षति पहुंची, उन सबके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं और पूरे देश के लोगों से ये वादा चाहता हूं कि जब भी देश पर ऐसी कोई आफत आए, हम सब मिल करके उसका मुंहतोड़ जवाब दें और अपने भारतवर्ष का झंडा हमेशा ऊंचा रखें। 26 नवंबर 2008 की शाम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह का कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश करते हैं और मुंबई की पूरी आबो हवा में दहशतगर्दी का आलम फैला देते हैं। 160 से ज्यादा लोग
इस अटैक में शहीद होते हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन मुंबई के जाबाज पुलिस अफसरों ने और सेना के जवानों ने इस आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया और इससे दो दो हाथ करके पूरी दुनिया की यह पहली घटना है जिसमें जिंदा आतंकवादी पकड़े गए और पूरे सबूत के तौर पर पाकिस्तान को की साजिश को पर्दाफाश किया गया। और मुंबई की जनता को सलाम करना चाहिए, इस देश के सेना के जवानों को, पुलिस अफसरों को सलाम करना चाहिए कि वो लोग मुंबई को बचा लिए। 26/11/2008 जो एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे दिलों में आतंकवाद की ऐसी कील ठोक दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन सन 2008 को 26/11 यानी कि नवंबर को मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी में जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने बम विस्फोट एवं गोलाबारी करके हमारे 166 लोगों को मौत के घाट उतारा, वह हमारे सुरक्षा तंत्र पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। राष्ट्र उन भयभीत करने वाले क्षणों को कभी भुला नहीं सकता, मगर इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि वो घटना होने के बाद जिस प्रकार से भारत में राजनीति खेली गई वो बहुत ही आश्चर्यजनक और निंदनीय थी। जी हाँ, और उससे भी बड़ी बात है कि जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने या जिन नागरिकों ने उस घटना में अपने प्राण न्यौछावर किए, आज तक वे सरकार की ओर से किसी मुआवजे या सहायता की बाट जो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर का वो काला दिन है जब 12 साल पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ खराब नज़रों से देखने की हिम्मत करी थी। ये बात अलग है कि उनके भेजे हुए 9 के 9 टेररिस्ट को हम लोगों ने ठिकाने पे पहुंचा दिया। एक जो बचा भी था उसे भी फांसी के फंदे पर लटकाया। लेकिन उस दिन हम लोगों ने अपने 166 लोगों को खोया। इसके अलावा जो मुंबई के ATS के चीफ थे हेमंत करकरे जी, उन्होंने अपनी शहादत दी। पुलिस के ही एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे जी, उनकी भी मौत हुई। और विजय सालस्कर जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे वो भी उस 26/11 के समय में उनकी आतंकवादियों की गोलियों के निशाने पर उनकी भी जान गई। तुकाराम ओमले जी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने जान पर खेलकर कसाब को पकड़ा और अपनी जान दी। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो ताज होटल में आतंकवादियों को जो खाली करवा रहे थे उस समय उनकी गोली के शिकार हुए और उनकी भी जान गई। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने देश की, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए अपनी जान दी, ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, याद करते हैं और अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे आतंकी। मुंबई हमले के बाद सरकार ने जो इसकी जांच की, उसके बाद इसकी छानबीन से जो सामने आया उससे पता चला कि 10 हमलावर आतंकवादी कराची से नाव के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। साथ ही इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे। लेकिन नाव के किनारे तक पहुंचते पहुंचते आतंकी दरिंदों ने इन भारतीयों को खत्म कर दिया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाब के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे थे और वहां से वो 4 ग्रुपों में बंट गए। उसके बाद टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख कर दिया। मछुआरों को था शक। कहा जाता है कि इन दरिंदों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को इन पर शक भी हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। लेकिन उस वक्त इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही इस बात की जानकारी अपने आला अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई। आइए दिखाते हैं आपको मुंबई के इस दिल दहलाने वाले हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। 26/11 को मुंबई ने देखा था आतंकी खौफ और मौत का तांडव। मुंबई टर्मिनल में हुआ था कत्ले आम। आतंक का तांडव रेलवे स्टेशन,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ। ताज होटल में चली थी सबसे लंबी मुठभेड़। 10 आतंकियों ने किया था हमला। मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। मुंबई में कई जगहों पर हुई थी गोलीबारी। ताज होटल में 450 और ओबराय होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। लगातार 3 दिनों तक आतंकियों से जूझते रहे सुरक्षा बल। दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26/11 आतंकी हमले में गई थी 160 लोगों की जान। हमला करने के लिए आतंकियों ने खरीदी थी नाव और लाइफ जैकेट। 3 दिनों तक चला था आतंकियों का खूनी खेल। 3 दिन तक चली थी आतंकियों से लड़ाई। मुंबई में 10 आतंकियों की खौफनाक करतूत। सिर्फ एक जिंदा आतंकी अजमल कसाब पकड़ा गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा हुई है। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 2 आतंकियों ने उतार दिया था 52 लोगों को मौत के घाट। 26/11 को रात के करीब 9 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब कोर्ट के आदेश के बाद फांसी की सजा दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही करीब 109 लोगों को जख्मी कर दिया। मुंबई में कई जगह हुई थी गोलीबारी। आतंक का ये खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं था। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर था। ये मुंबई के नामचीनी रेस्टोरेंट में से एक है, इसलिए वहाँ पर हुई गोलीबारी में 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। इस जगह पर कई लोग घायल भी हुए। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई हैं। रात के 10:40 पर विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर, 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी और तकरीबन 15 लोग घायल भी हुए थे। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद मुंबई हमलों से उतना न दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया था। लाइव मीडिया कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी भी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमले की लाइव कवरेज ने भी आतंकियों की खासी मदद की। कहां पर क्या हो रहा है ये सब कुछ उनको टीवी पर दिखाई दे रहा था। लगातार 3 दिन तक आतंकियों से जूझते रहे सुरक्षा बल। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीद टूटती जुटती रही। और न सिर्फ भारत के 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त होटल में कई लोग थे मौजूद। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सजाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबराय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। हमलावरों ने नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में कर लिया था। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन एक NSG कमांडो की जान भी चली गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रबी ग्रेवियल होल्ड्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवकाहा होल्ड्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
बाद में सुरक्षा बलों को वहां से 6 बंधकों की लाश मिली। 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 29 नवंबर को सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 26 नवंबर का वो मंजर जिसको आज भी याद करते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस आत्मघाती हमले में बचे हुए लोगों को बाहर निकालने में और आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को तोड़ने के लिए देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई। इसमें उत्तराखंड के शहीद गजेंद्र बिष्ट भी शामिल थे और ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया जो इस मिशन का हिस्सा रहे। क्या कुछ रहा इस मिशन में और कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये मिशन, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा और इस मिशन का हिस्सा रहे ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। इसका व्यवहार बहुत बढ़िया व्यवहार था। इस करके कभी मतलब वो जो है पहले गढ़वाल राइफल से, फिर पैरा कमांडो, फिर एनएसजी में कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद वहीं पे शहीद हो गए थे मुंबई ऑपरेशन में। उस दौरान बाहर सर्विस पे था और उसी दौरान उसके बाद में जैसे ये सब घटनाएं हुई उसके बाद फिर मेरे को घर आना पड़ा। तो अचानक ही मतलब ऐसी दुखद खबर सुनने के बाद तब से घर ही में रहना पड़ता। एक माताजी हैं साथ में, वो मेरे साथ ही रहते हैं। परिवार में उनके बच्चे थोड़ा दूसरी साइड में हैं और हम लोग यहाँ पे दो भाई हैं। एक पुलिस फोर्स में अभी रिटायर हुए हैं और मैं घर ही में रहता हूँ। और ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया जो इस मिशन का हिस्सा रहे। क्या कुछ रहा इस मिशन में और कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये मिशन, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा और इस मिशन का हिस्सा रहे ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला भुलाए भी नहीं भूल सकते। जिस प्रकार के आतंकी हमला वहां पर हुआ था जिसने पूरे मुंबई को दहला दिया था, और आज इस 26/11 आतंकी हमले को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर गोविंद सिसोदिया जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी करीब से आपने देखा एनएसजी कमांडो की, आप कमान संभाल रहे थे, किस तरीके से वह पूरा सर्च ऑपरेशन रहा, क्या कुछ हुआ उस दौरान? सर, ये जो 26/11 का जो ऑपरेशन है ये हिंदुस्तान में एक अलग किस्म का ही था। टेररिस्ट का इतना बड़ा अटैक करना, पूरे शहर को एक दहशत में रखना, पैनिक में रखना। मुंबई में नहीं, ये भारत में ही थोड़ा सा एक दहशत का माहौल हो गया था कि भी टेररिस्ट अंदर आए और इतना बड़ा नुकसान कैसे कर रहे हैं। मैं कहूँ भारत नहीं, भारत से बाहर भी थोड़ा दहशत का कर दिया। क्योंकि जब ये लाइव कवरेज होनी शुरू हुई उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये इतना बड़ा कोई कांड कर सकते हैं, पूरे शहर में इतने लोगों को मार सकते हैं, तो ये टेररिज्म एक बहुत बुरी चीज़ है। तो दुनिया में अवेकनिंग आई 26/11 की वजह से जो ये हुआ। तो जो मेरे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं कि ये उन्होंने क्यों किया, क्लियर है कि मुंबई को भी उन्होंने क्यों चुना भी क्लियर है कि एक हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई का नाम दुनिया में है, दुनिया के लोग आते हैं, और उन्होंने भी टारगेट भी चुने कि भी जहाँ बड़े बड़े लोग आते, 5 स्टार होटल को चुना, और एक ज्यूस सेंटर को चुना कि ज्यूस सेंटर को इसलिए चुना कि भी अरब वर्ल्ड को बोल दें कि हमने इजराइलीज़ को मारा, इजराइल के खिलाफ, ताकि कोई बात होती है उनकी सपोर्ट उनको मिल जाए। उससे पहले वो लियोपोल्ड कैफ़े में गए, ज़्यादातर फॉरेनर थे, इजरायली थे। इससे सब एक चीज़ निकलती है कि ये बड़ी सोच के प्लानिंग हुई, बड़ी डीप प्लानिंग हुई, और इन्होंने जिनको सेलेक्ट किया उनको भी ऐसे को सेलेक्ट किया कि जो बिल्कुल आत्मघाती थे, और उनको ट्रेन किया, ब्रीफ किया कि वो पिन पॉइंट जगह पे पहुंचे, वो गलत नहीं पहुंचे, पिन पॉइंट जगह पे पहुंचे। मैंने अजमल कसाब से बातचीत की थी, तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा कैसे, तो उनको फ़ोटो भी दिखाई, वीडियो भी दिखाए। जैसे दुनिया को पता है कि एक पाकिस्तानी जो अमेरिकन सिटीज़न था हेडली, जो बाद में पकड़ा गया,
वो हिंदुस्तान आया, उस नाम से कोई कंपनी शुरू कर दी, उसने सारी वीडियोग्राफी की, इंफॉर्मेशन ली, पाकिस्तान को भेजी। तो उन्होंने दिमाग में खाका, नक्शा, टाइम फ्रेम, हर एक चीज़ बना ली थी कि भी इस जगह को हम हिट करना है, इस जगह को हिट करना है, जिसका इम्पैक्ट हो और दुनिया को पता चले और हिंदुस्तान में भी दहशत हो। तो उन्होंने जगह सेलेक्ट की और उन्होंने भी सिलेक्ट की कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। जो मैंने अजमल के साहब को पूछा, मैंने कहा कि भाई तुम ये तुम्हारे को क्या टास्क दिया था? उन्होंने कहा था कि हमको बताया था इस जगह जाना है, इस जगह ने दहशत फैलानी है, जितने लोगों को मार सकते हैं मार देना, और बाकी जो लोग बात कर रहे हैं जन्नत मिलेगा वो मिलेगा, बाकी अलग बात है। तो वो एक बड़ी सोची समझी चाल थी, प्लानिंग थी, और उस वजह से ये कार्रवाई हुई। जब तक 26/11 नहीं हुआ था, दुनिया हिंदुस्तान की बात को उतनी सीरियसली नहीं लेती थी। जब ये लाइव मीडिया पे आया तो उन्हें सीरियसली लेना शुरू किया। उन्होंने देखा कि टेररिस्ट अगर किसी शहर में घुसे तो क्या कर सकते हैं, और इसके साथ कई मुल्कों के लोग मारे गए। जब उनके अपने मुल्क के लोग मारे गए तो उनको भी लगा कि अरे ये तो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। जब दुनिया को ये लगा पता कि ऐसा अंजाम अगर हमारे मुल्क में हो तो हमारा क्या हाल होगा, तब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। और ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य था कि अजमल कसाब पकड़ा गया। अगर अजमल कसाब मारा जाता तो वो लोग मानने से ही इनकार कर देते कि ये पाकिस्तानी है। शायद ये ब्लेम करने की कोशिश करते हिंदुस्तानी, क्योंकि इनके हाथ में भी लाल धागा बांध दिया था इन्होंने कि भी ये तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी हमारे पे ब्लेम थोप रहे हैं। तो उन्होंने शुरू में मना कर दिया। जब अजमल कसाब के इंटरोगेशन आनी शुरू हुई, बातचीत हुई, उसकी डिटेल हुई, हमने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मीडिया वालों ने पता कर लिया कि वो पाकिस्तान में कहाँ का रहने वाला है। वहाँ से उन्होंने बातचीत की, तो उससे 26/11 से पाकिस्तान को नेल करने में बड़ी मदद मिली अजमल कसाब के कैप्चर से। तो ये जल्दी एक ये नटशेल है। दूसरा, जब वो लोग आए, जैसे मैंने कहा रिकॉनेसेंस की थी, डिटेल थी, वो वहाँ से निकले, एक पर्टिकुलर रूट में निकले, समुद्री में दूसरा जहाज बदली किया, को कहते कैप्चर किया या मार दिया या क्या हो सकता है, एक प्लानिंग के मुताबिक हायर किया हो। सर ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्लानिंग हुई, क्या लगता है कि जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ पूरा प्लानिंग की तरह, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ कमी जो है यहाँ पर रही होगी, जिससे जो है आतंकी जो है घुसे और फिर हथियार लेके जिस प्रकार से होटलों में घुसे, ओबराय और चाहे ताज की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कि जब भी हिंदुस्तान में कभी भी कोई धार्मिक होता है या कोई बड़ा दिन होता है, उस टाइम इनपुट आती है कोई हमला होने वाला है, पर कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, ये तो मतलब पिन पॉइंट कहना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, अब तो 26/11 के बाद हमारी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो गई है, इंटेलिजेंस बहुत कोऑर्डिनेटेड हुई है, NIA अच्छा काम कर रहा है, IB काम कर रही है, रॉ कर रही है, तो कई एजेंसीज काम कर रही है। उस समय इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था और स्पेसिफिक इनपुट भी नहीं थे। तीसरा, इन्होंने वो रूट चुना कि समुद्री रास्ता। क्यों चुना समुद्री रास्ता? अगर हवाई जहाज से आते पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, उनको या तो नेपाल से आना पड़ता है, दुबई से आना पड़ता, कहीं ना कहीं सस्पिशन में आ जाते हो। अगर बाय रोड आते तो कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते? राजस्थान बॉर्डर से या करते जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ से उतना ट्रैवल करना था और इतने असले के साथ, हथियार के साथ मुंबई पहुँचना कोई आसान काम नहीं होना था। तो उन्होंने जो प्लानिंग लग रही थी, ये सिर्फ टेररिस्ट लीडर की प्लानिंग नहीं हो सकती, ये मिलिट्री प्लानिंग है। इसमें उनकी मिलिट्री इन्वॉल्व है, IAS इन्वॉल्व है। उन्होंने सी रूट इसलिए किया क्योंकि सी से काफ़ी स्मगलिंग होती है। जब उनको पता है कि स्मगलिंग होती है तो यहाँ लूप होल्स है, इसका मतलब कि हमारा सी पूरा सिक्योर नहीं है। तो वहाँ उन्होंने वो गैप जाना कि यहाँ ये गैप है। हो सकता है कि जहाँ वो आगे चलते हैं, उनके आगे कोई सर्वेलेंस टीम चलती, कोई और चीज़ चलता होगा, एरिया क्लियर है, एरिया क्लियर है, एरिया क्लियर है। तो हमारा गैप था एंट्री में, तो वहाँ से आए। और इंटेलिजेंस का मैं फेलियर तो नहीं कहता, क्योंकि इंटेलिजेंस को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, पर इंटेलिजेंस जनरेट करना स्पेसिफिक बड़ा मुश्किल। अगर
आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, बिल्कुल 100%, तो अब तक तो टेररिज्म ख़त्म हो गया होता, ये पुलवामा नहीं हुआ होता। टेररिस्ट हमेशा एक कदम आगे होता है, पर अब हमें ये करना पड़ेगा कि हम टेररिस्ट को कदम को मैच करें, आगे निकलें, हम टेररिस्ट के तौर पे सोचें क्या है, या कहीं ना कहीं जो जैसे अब खबरें आनी शुरू हो जाती है। अगर आप देखिए 26/11 के बाद JNK को छोड़ के, और एक्सेप्ट 2 पंजाब में इंसिडेंट हुए, दीनानगर का हुआ और पठानकोट का हुआ, वो बाकी जगह नहीं कर पाए। ये हमारे इंटेलिजेंस जैसी की सक्सेस है और डिप्लोमेटिक सक्सेस है। डिप्लोमेटिक सक्सेस इसलिए कहता हूँ कि 26/11 के बाद इतना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो गया इंटरनेशनली कि वो दुनिया को बताने लग गए कि हम इन टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। वो JNK को एक इंटरनल मैटर टेररिज्म का समझते हैं, सोचते हैं बड़े लोकल टेररिस्ट है, ये है। तो अगर कल को वो कहीं और करेंगे फिर पाकिस्तान वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा। एज इट इज़ आज की डेट में पाकिस्तान की हालत ख़राब है, चाहे इंटरनली देख लो वहाँ टेररिज्म है, चाहे आप ये देख लो कि उनका इंटरनेशनल एजेंसी उनके पीछे पड़ी है। तो वो अभी नहीं करेंगे, और करेंगे भी वो थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 3-4 दिनों तक जो है सर्च ऑपरेशन चला, काफ़ी दहशत जो था लोगों में था, डर का माहौल बना हुआ था, ऐसे में सेना के जो जवान थे, सेना के जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से लोगों को समझाया, किस तरीके से वहाँ पर जो है पूरा जो माहौल है उसको ठीक करा? ये ऐसा है कि पब्लिक को डील करना तो पुलिस का काम था और स्टेट गवर्नमेंट का था। हम अंदर का काम कर रहे थे। अंदर में जो NSC के कमांडोज थे, उसमें हमारा जो था चैलेंज था जो अंदर से लोगों को बाहर निकालना। लोग डर के मारे बाहर भी नहीं आ रहे थे, ना तो फ़ोन उठा रहे थे अंदर का। अगर बाहर आते हैं तो उनको कैसे संभालना। बाहर आने के बाद लोग आए, ठीक ठाक रहे, 2-4 मिनट सोफे पे बैठे, फूट फूट के रोने शुरू हो जाते थे, क्योंकि तब उनका सारा स्ट्रेस बाहर आ जाता था। वो बड़े स्ट्रेस में, तो वो एक उनको टैकल करना थोड़ा सी एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी चीज़ थी। उसमें भी अगर हम इन्वॉल्व हो जाते तो फिर ऑपरेशन कौन करता। तो मुंबई पुलिस ने बड़ी मदद की। और दूसरा, मुंबई पुलिस ने किया कि जो अंदर से लोग बाहर आए उनको बसों में भेज के आज़ाद मैदान में ले गए, दूसरी जगह ले गए, ताकि उनसे बातचीत कर ले कि कहीं उसमें कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, हो सकता है टेररिस्ट बाहर निकल जाए। और जो लोग अंदर से सदमे में आए उनको कंट्रोल कर ले। तो वो लोकल पुलिस ने बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है आपने टैकल किया, लोग अंदर डरे हुए थे, सहमे हुए थे और आतंकी घुसे हुए थे, ऐसे में जो सेना के जवान जब वहाँ पहुँचे तो किस तरीके से जो है भाव वहाँ के लोगों में थे, और आने वाले समय में इस तरीके के ये ना हो, इसके लिए किस तरीके का आप ये देखना चाहिए? देखिए, जब जो सेना के जवान होते, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्मी जो है इंडियन आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। आप डे एंड इन आप काउंटर टेररिज्म कर रहे हो, JNK में इन्वॉल्व है, नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्व है पहले से है। तो इंडियन सोल्जर बैटल हार्डन्ड है। अगर आप बैटल हार्डन ना हो तो एक कहीं से गोली आए आप वहीं घबरा जाते हैं। तो इस मामले में सैनिक बड़े क्लियर थे। दूसरा, NSG के जो कमांडो हैं उन वहाँ ट्रेनिंग बड़ी सख्ताई से होती है और बहुत रेगुलरली होती है। रूम इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं कि रूम को कैसे एंटर करना, बिल्डिंग को कैसे सिक्योर करना। तो जो कमांडो थे वो बड़े क्लियर थे उनके माइंड में कि उन्होंने क्या टास्क करना है और कैसे करना है। तो टीम में किसी किस्म का खौफ, दहशत या पैनिक नहीं था। सिस्टमेटिक हमारी कैजुअलिटीज सिर्फ 2 हुई है। 2 कैजुअलिटीज, इसका मतलब कि हमारा ऑपरेशन सही रहा है। एक हवलदार गजेंद्र सिंह है जो देहरादून के निवासी हैं, एक मेजर उन्नीकृष्ण केरला के हैं, पर वो बेंगलोर में सेटल है उनकी फैमिली। इन्होंने टोटल सोल्जरली वे में उनकी फ़ाइट हुई और उसमें वो शहीद हुए। तो ये प्रोफेशनल आर्मी करके हमारे सोल्जर्स में किसी किस्म का भय नहीं था। और हर एक टीम के साथ एक ऑफिसर था छोटी टुकड़ी के साथ, वो उनको ब्रीफ करता था कि क्या सिचुएशन है, क्या आगे हो रही है। और उस ऑफिसर का पीछे से कॉन्टेक्ट था हम लोगों के साथ, हम बताते कि ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। वहाँ पैनिक या शक होता है जहाँ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। आप बाकी लोगों को कि भी उनको पता नहीं, उनको लग रहा था सबको पता कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ सक्सेस मिल रही है, क्या है।
तो उस मामले में मामला अंडर कंट्रोल था। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सेना के जवानों ने जो है जिस प्रकार से आतंकी हमला वहाँ पर हुआ था, अपनी सूझबूझ के चलते जो है वहाँ पर काम किया। वहाँ के जो लोग थे जिस प्रकार से वो दहशत में थे, उनको समझाया और उनके जो है होटल से बाहर निकाला, ताकि जो आतंकी हमला जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ था, जो दहशत का माहौल वहाँ पर हुआ था, उसको शांत कराने का पूरा काम किया। अपने सहयोगी निशांत के साथ मैं उपेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, देहरादून। 10 आतंकवादियों का खौफनाक मंजर, जिसमें 164 लोगों की जान गई, जहां 308 लोग घायल हुए, जहां लोगों ने एक दूसरे को खून के आंसू रोते हुए देखा और यह देखा कि किस तरीके से लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। यह मंजर जितना बयां करना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उस हमले में वहां मौजूद रहना था। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया की बातें सुनने के बाद लगता है कि वाकई में यह मिशन को पूरा कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।